स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11 सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री। तो ये एक सैम्पल पेपर है जहाँ से आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, किस तरह से आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। सो इस वीडियो में हम इसको हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो के एंड पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो जिस भी मीडियम में आप इसको देखना चाहते हो। क्लियर। तो ये सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ से कंप्लीट जो पेपर का पैटर्न है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो खंड क दिया गया है, इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मेसोपोटामियाई शहरों में से कौन सा 2000 ईस्वी पूर्व के बाद शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग जो है इसका आंसर हो जाएगा मारी। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोमन सम्राट ने प्रिंसिपेट की स्थापना की। तो प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी, अगस्टस ने प्रिंसिपेट की स्थापना की थी। क इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा संभवत मंगोल जनजाति की प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आंसर ख रहेगा, यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र को पहचानना है और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन जो है वो आपको यहाँ पर करना है। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, ये क्या दिखाई गई हैं, ये पुरानी बेलनाकार जो मोहरें हैं और उनके छापे हैं वो दिखाई गई हैं। ये बेलनाकार मोहरें और ये उनके द्वारा जो छापे हैं वो दिखाई गई हैं। तो ख इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेसोपोटामिया आजकल किस गणराज्य का हिस्सा है। तो मेसोपोटामिया जो है वो किसका हिस्सा है, इराक गणराज्य का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, खाली स्थान भरना है। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा का स्थान 2400 ईस्वी पूर्व के बाद धीरे धीरे किस भाषा ने ले लिया। तो किस भाषा ने ले लिया था, जो है यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अक्कदी। ख जो है राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंगेज खान द्वारा प्रारंभ की गई फुर्तीली हरकारा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन जो है वो आपको करना है। तो आंसर क्या रहेगा, इसमें आपका आंसर घ हो जाएगा। इसमें सभी जो है क्या हैं, सही हैं। क्लियर। चारों ही स्टेटमेंट इसमें आपकी सही रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन तथा कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर जो है वो आपको चिन्हित करना है। तो अभिकथन दिया गया है, यूरोपीय लोग मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे। तो इसमें क्या है, ये सही है। और कारण है, यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राजदरबार में ही अपनी यात्राओं के दौरान मुद्रण तकनीकी से परिचित हुए थे। तो ये भी सही है। तो दोनों ही सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाता है जब दोनों ठीक होते हैं और आंसर उसको सही व्याख्या, उसका कारण उसकी सही व्याख्या करता है। तो आंसर हमारा क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजा असुरबानीपाल द्वारा एक पुस्तकालय की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर करवाई गई। तो किस स्थान पर करवाई गई, वो जो है निन्वेहे। ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, निन्वेहे स्थान पर कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है, दी गई सूचना के आधार पर रेनेसा कालीन नगर की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यह इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर और कलात्मक कृतियों के सृजन के केंद्र के रूप में जाना जाता है और इस नगर की प्रसिद्धि में दांते और जोटो का बड़ा हाथ था। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा फ्लोरेंस हो जाएगा। ग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भिक्षुओं के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। भिक्षु अपना सारा जीवन आबे में रहने और प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत में लेता था। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। पुरुषों को मोंक तथा स्त्रियों को नन कहा जाता था, ये भी ठीक है। पुरुष तथा महिलाओं के लिए अलग अलग आंबे होते थे और पादरियों की तरह भिक्षु या भिक्षुणियाँ भी विवाह कर सकते थे। तो इसमें ये गलत है स्टेटमेंट, वो इस तरह से विवाह नहीं कर सकते थे। स्टेटमेंट घ जो है हमारी गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से सही स्थान का चयन कीजिए। तो इसमें आ जाएगा, 6वीं सदी में मध्य यूरोप में एंजल और सेक्शन जो है यहाँ आकर बस गए और सेकंड इसी स्थान का नाम एंजिल लैंड का ही रूपांतरण है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा, ग। इंग्लैंड के लिए बात कही गई है, तो इंग्लैंड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के संदर्भ में उचित मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है आपको।
तो इसमें क्या रहेगा, इसमें कैनबरा जो है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। टेरानुलियस क्या है, जो किसी का नहीं है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस क्या है, WH सेंटर। एंड वाइट वॉरेंट वी टोल्ड, ये जाएगा हेनरी रेनॉल्ड के साथ। तो आंसर हमारा ख हो रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो फ्यूड का अर्थ यहाँ पे क्या है, फ्यूड का मतलब क्या है, भूमि का टुकड़ा। क हमारा राइट आंसर होगा, भूमि का टुकड़ा। चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसके प्रमुख क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियाँ तथा पर्ल बहती है। तो आपको नदियों के नाम बताने हैं, तो नदियों के नाम क्या रहेंगे, हुआंगहे एंड छांग जियांग। ख जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका के मूल निवासियों के लिए उदात्त उत्तम जंगली शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अमेरिका के मूल निवासियों के लिए किसके द्वारा जो है किया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूसो। ग हमारा राइट आंसर रहेगा। अमेरिका से मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक कितने साल पुरानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख इसका आंसर हो जाएगा 11,000 साल। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सामंतवादी व्यवस्था में राजा कभी कृषकों पर एक प्रत्यक्ष कर डैश लगाता था, पादरी तथा अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा दैट इज टैली। घ हमारा राइट आंसर रहेगा। एक प्रत्यक्ष कर क्या लगाता था, टैली कर लगाता था, और पादरी और अभिजात वर्ग पर ये टैक्स नहीं लगता था। क्वेश्चन 19 है, आबादकारों द्वारा मूल निवासियों की ज़मीनों को हड़पना उचित क्यों ठहराया गया। सही विकल्पों का चयन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, ग। आबादकारों के अनुसार मूल निवासी क्या है, आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते। ग विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 20 है, दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति विशेष को आपको पहचानना है। तो इसमें देखिए 1860 में इन्होंने अमेरिका में पहले जापानी दूतावास के अनुवादक का कार्य किया और उन्होंने ज्ञान के लिए प्रोत्साहन नामक पुस्तक की रचना की। तो ये कौन है, तो ये आंसर हमारा रहेगा फुकुजावा युकिची। तो ग हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल निवासियों के संदर्भ में रिजर्वेशंस क्या हैं। तो रिजर्वेशंस क्या हैं, वो हैं छोटे इलाके जहां मूल निवासी क्या किए गए थे, कैद कर दिए गए थे, उनको रिजर्वेशंस कहा गया था। ठीक है, 21 का आंसर हमारा क रहेगा। खंड ख देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, 3-3 मार्क्स के आपके ये प्रश्न रहेंगे खंड खा में। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया की महत्वता की आपको परख करनी है। तो इसका आंसर करेंगे, तो मेसोपोटामिया जो शब्द है उसका अर्थ यूनानी के 2 शब्द मेसोस और पोटामस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया जो शब्द है वो दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि की ओर इंगित करता है। यूरोपीय वासियों के लिए यूरोप वासियों की महत्वता क्या है, तो ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख किया गया है। यूरोप के यात्री मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं और खोज अभियान के दौरान मेसोपोटामिया की एक पट्टिका पर बाइबल की जल पलावन वाली कहानी का अंकन मिलना, ये इसका आंसर रहेगा। इस तरह से आप इसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कैसे आपको आंसर जो है वो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करना है कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो किस तरह थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या कुछ देखने को मिलता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में विद्यमान सामाजिक व्यवस्था, आम आदमी की स्थिति जो है, आम आदमी क्या था, एक बहुत बड़ा वर्ग था उस समय। कानूनी दस्तावेज जैसे विवाह, उत्तराधिकार आदि मामलों से संबंधित से आम समाज के बारे में जानकारी मिलती है। एकल परिवार, पिता परिवार का मुखिया होता था, पिता की संपत्ति पुत्रों को मिलती थी। विवाह की प्रक्रिया में वर तथा वधू दोनों की इच्छा तथा स्वीकृति रहती थी। पिता द्वारा विदाई के समय नववधू को उसके हिस्से की संपत्ति देना, ये उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय में सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पहली और दूसरी शताब्दी रोमन साम्राज्य के लिए समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, जबकि तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। उपर्युक्त कथन के संदर्भ में रोमन साम्राज्य में आने वाली तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या कीजिए। तो आपको तीसरी शताब्दी में जो संकट आए उनकी व्याख्या यहाँ पर करनी है। तो आंसर देखिए, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के संकट क्या थे, राजनीतिक अस्थिरता थी। तीसरी शताब्दी में रोम में बार बार जो है वो सम्राट बदले गए, जिससे शासन क्या हुआ, कमज़ोर हुआ।
आर्थिक पतन हुआ, यानी मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, व्यापार में गिरावट आई और कर जो है वो बहुत बढ़ा दिए गए थे। सैन्य संकट भी देखने को मिला, बाहरी आक्रमण जैसे कि जर्मनिक और पार्थियनों द्वारा वो बढ़ गए और सेना में अनुशासनहीनता आ गई। सामाजिक असंतोष रहा, किसानों और व्यापारियों पर करों का बोझ बढ़ा, जिससे कि क्या हुआ, विद्रोह हुआ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में अमीर व्यापारियों द्वारा दिए गए दान और सहयोग से बनाए गए बड़े बड़े चर्च क्या कहलाते थे तथा ये किस प्रकार तीर्थ स्थलों में परिवर्तित हो गए। तो जो बड़े बड़े अमीर जो व्यापारी थे फ्रांस में, उनके द्वारा दान और सहयोग से बड़े बड़े चर्च बनाए गए, उन चर्च का आपको नाम बताना है और ये किस प्रकार जो है तीर्थ जो स्थान होते हैं कैसे वो बदल गए। तो इसके निर्माण के कार्य के दौरान क्या हुआ, देखिए, अमीर व्यापारियों द्वारा बनाए गए चर्चों को गॉथिक कैथेड्रल या कैथेड्रल चर्च कहा जाता था। इनके निर्माण कार्य के दौरान इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो अधिक बस गया, चारों तरफ नगर विकसित हो गए जिन्हें क्या कहा जाता था, कैथेड्रल नगर कहा जाता था। इन चर्चों को, ठीक है, इन चर्चों को सुंदरता जैसे खिड़कियों के लिए अभिरंजित जो कांच का प्रयोग, सुंदर सुंदर कांच का प्रयोग किया गया था, वो लोगों के आकर्षण का कारण था, तो लोग उसको देखने के लिए आते थे। सूर्य की रोशनी और सूर्यास्त के बाद मोमबत्तियों की रोशनी इन्हें लोगों के लिए दृश्यमान बनाती थी। खिड़कियों पर बने चित्र बाइबल की कथाओं का वर्णन करते थे जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकते थे। और इन्हीं कारणों से धीरे धीरे ये चर्च जो है वो किस में बदल गए, तीर्थ स्थलों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में अमेरिका में रह रहे मूल निवासियों, 18वीं सदी में अमेरिका में जो मूल निवासी रहते थे और वहाँ आकर बसे जो यूरोपीय लोग, उनके मध्य पारस्परिक जो धारणाएं थी, उनके बीच में जो पनपी पारस्परिक धारणाएं, उनका वर्णन आपको यहाँ पर करना है। 18वीं शताब्दी में जो अमेरिका में मूल निवासी और यूरोपीय लोगों के बीच संबंध कैसे थे, बहुत खराब थे। यूरोपीय लोगों ने मूल निवासियों को क्रूर और असभ्य माना, वही मूल निवासी यूरोपीय लोगों के व्यवहार से दुखी थे। यूरोपियों के लिए मूल निवासी जो है वो क्या थे, असभ्य थे। रूसो के अनुसार मूल निवासी सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे, उनके लिए उदात्त, उत्तम, जंगली जो है उनको कहा था। ठीक है, उसके बाद वर्ड्सवर्थ के अनुसार उनकी कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत क्या थी, सीमित थी। मूल बासिंदों के लिए यूरोपीय लोगों से आदान प्रदान की गई चीज़ें दोस्ती का उपहार होती थी। दूसरी ओर यूरोपीय लोगों के लिए मूल निवासी रोजगार खाल माल थे। उसके बाद है मूल बासिंदे जो है यूरोपियों का लालच देखकर क्या होते थे, दुखी होते थे। तो इस तरह का जो आप कह सकते हो, इस तरह के संबंध जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों के संदर्भ में पुनर्जागरण के अर्थ और परिणामों पर प्रकाश डालना है। यानी 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक यूरोप के अंदर सांस्कृतिक परिवर्तन जो हुए, ठीक है, तो उसके संदर्भ में पुनर्जागरण जो था उसका अर्थ और परिणाम आपको बताने हैं। सबसे पहले समझते हैं पुनर्जागरण का मतलब क्या है। तो 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा शब्द अर्थात इसका अर्थ क्या है, पुनर्जन्म, या हिंदी में इसको पुनर्जागरण कह सकते हैं, शब्द का प्रयोग किया, जो 14वीं से 12वीं शताब्दी के काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को जो है क्या करता है, दर्शाता है। 14वीं से 17वीं शताब्दी के जो है इनको दर्शाता है। ठीक है, काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। तो पुनर्जागरण के परिणाम क्या थे, नगरीय संस्कृति का विकास तथा प्रिंटिंग प्रेस के कारण पुस्तकों की बड़ी संख्या में उपलब्धता थी। इटली में सर्वप्रथम मानवतावादी विषयों का आरंभ किया गया। मानसिक दक्षता पर बल, वैज्ञानिक आविष्कार तथा कलाकारों द्वारा प्रसिद्ध कलाकृतियों की रचना, चर्च के प्रति सोच में बदलाव और स्त्रियों की स्वायत्तता और तथा अधिकार, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। कथन की न्याय संगत आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के तेजी से उभरने को चमत्कारिक आर्थिक उत्थान या युद्धोत्तर चमत्कार कहा जाता है। इस चमत्कार के कुछ कारण रहे, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का निवेश जो है इसका चमत्कार रहा था, जापानी सरकार के आर्थिक हस्तक्षेप, सैन्य तथा रक्षा बलों पर कम खर्च और विसैन्यीकरण, 1964 के ओलंपिक खेल, सिकाचेन बुलेट ट्रेन का जाल, कृषि सुधार और व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन, राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया।
तो ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल बुलेट पॉइंट हैं जो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। तो आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पैराग्राफ ना लिखकर आप पॉइंट्स में आंसर कीजिए, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कटने के चांसेस ना के बराबर रहें। क्लियर है? तो इसमें आप 3 पॉइंट्स, कोई भी जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, या आप इस तरह से भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर किस प्रकार जबरदस्त प्रभाव डाला। कि जो देश उपनिवेश थे जैसे कि भारत था, उसमें जैसे उसके अंदर कौन से नकारात्मक प्रभाव देखे, और बाकी जो उपनिवेशिक देश थे, जो कॉलोनीज थी, तो चीनी विचारकों ने उसको किस प्रकार इंटरप्रेट किया, वो आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर रहेगा उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों का चीनी विचारकों पर क्या प्रभाव रहा। तो 18वीं शताब्दी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक चर्चित था। बोलान यू अर्थात हमें पोलैंड करने के लिए, अतः इसमें क्या हुआ, पश्चिमी शक्तियों का विरोध। 1903 में भारत का उदाहरण कि यह देश एक कंपनी के हाथ बर्बाद हो गया, इससे उनके ऊपर फर्क पड़ा। अर्ध उपनिवेश निवेशीकरण का डर, यानी अफीम युद्धों और अन्यायपूर्ण संधियों से चीन की संप्रभुता जो है वो खतरे में पड़ी। भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव, आर्थिक दोहन और सांस्कृतिक दमन से चीनी राष्ट्रवाद को क्या मिला, बल मिला। आर्थिक शोषण को सबक, उपनिवेशों में विदेशी शक्तियों द्वारा संसाधन लूटने से चीन में आत्मनिर्भरता की क्या बड़ी सोच बढ़ी। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलनों की प्रेरणा, उपनिवेशिक विरोधी संघर्षों ने चीन में सुधार और क्रांति की लहर को क्या किया, तेज किया, ताकि जो उपनिवेश चीन जो है वो उपनिवेश का शिकार ना हो सके। पश्चिमी मॉडल पर पुनर्विचार, कुछ ने पश्चिमी तकनीकी अपनाने की वकालत की, तो कुछ ने पारंपरिक मूल्यों को क्या दी, प्राथमिकता दी। उसके बाद है मार्क्सवाद और समाजवाद की स्वीकृति, तो साम्राज्यवाद विरोधी विचारों ने चीन में कम्युनिज्म को क्या किया, मजबूत किया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी और पॉइंट्स आप अपने तरीके से इसमें डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आपको खंड ग दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और इसमें आपका प्रत्येक प्रश्न जो है वो 8 नंबर का रहेगा। तो क्वेश्चन 28 देखिए, इसमें आपको हर एक में जो और है वो देखने को मिलेगा, चॉइस देखने को मिलेगी। रोमन साम्राज्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था तथा आर्थिक विस्तार कहीं न कहीं आधुनिकता के अभिलक्षणों को परिलक्षित करते हैं। कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। तो आपको बताना है कि जो रोमन साम्राज्य के समय में सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था थी तथा आर्थिक विस्तार था, ठीक है, वो आधुनिक जो चीज़ें हैं, आधुनिक जो अभिलक्षण हैं, उनको कहीं ना कहीं परिलक्षित करते हैं। उनके बीच में क्या रिलेशन है आधुनिकतावाद के और उस समय में जो संस्कृति में देखने को मिलता था, आर्थिक विस्तार देखने को मिला, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। तो आंसर हम यहाँ से करेंगे। तो देखिए, रोमन साम्राज्य तथा सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं कैसी थी। तो एकल परिवार का चलन था, जो आधुनिकतावाद का एक बहुत ही आप कह सकते हो कि अच्छा एग्जाम्पल है। महिलाओं की अच्छी स्थिति, संपत्ति में स्वामित्व और संचालन में कानूनी अधिकार का होना, काम चलाऊ साक्षरता, तलाक देना आसान था, विवाह जो है वो परिवार द्वारा किया जाता था, अनेक भाषाएं बोली जाती थी, शहरी जीवन था। यही चीज़ें आधुनिकतावाद में देखने को मिलती हैं। संभ्रात वर्ग और शहरी जीवन, सांस्कृतिक विविधता कई रूपों तथा कई स्तरों पर, धार्मिक समुदायों और स्थानीय देवी देवताओं की विविधता। ठीक है, 11 पॉइंट क्या रहेगा, वेशभूषा की अनेक शैलियाँ देखने को मिलती थी, और भोजन की विविधता और बस्तियों के अनेक रूप जो है वो देखने को मिले। उसके बाद रोमन साम्राज्य तथा आर्थिक विस्तार की अगर हम बात करें तो देखिए, आर्थिक तथा आधारभूत ढांचा जो था वो काफ़ी मजबूत था, और यह एक असाधारण उर्वरता का क्षेत्र था। अर्धचंद्राकार उपजाऊ मैदान, बंदरगाहों की उपलब्धता, खाने खदानें, ईंट के भट्टे, जैतून के तेल के कारखानों की उपलब्धता थी, उत्कृष्ट वाणिज्यिक और बैंकिंग प्रणाली थी। एम्फोरा और ड्रेसल 20 से कंटेनरों का इस्तेमाल जैतून का तेल और अंगूर की शराब की ढुलाई के लिए किया जाता था। खुदाई के लिए जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था। धन का व्यापक प्रयोग, विश्व स्तरीय निर्यात और आयात जो है वो होता था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आर्थिक विस्तार में यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, अथवा में दिया गया है, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत भूमध्य सागर तथा निकटवर्ती पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में, ठीक है, यानी
जो भूमध्य सागर है और जो पश्चिम एशिया है, दोनों ही क्षेत्रों में दास्ता की जड़ें जो है वो क्या थी, बहुत गहरी थी। उक्त कथन के आधार पर रोमन साम्राज्य में दासों की दशा तथा श्रम प्रबंधन की युक्त व्याख्या कीजिए। तो आपको ये बताना है कि कैसे उस समय में दोनों ही क्षेत्रों में जो दास्ता थी, यानी जो स्लेवरी सिस्टम था, दास प्रथा थी, वो कैसे देखने को मिलती थी, कितना उसका इम्पैक्ट था, उस चीज़ को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आंसर में देखिए, दास्ता की जड़ें जो थी उस समय पर वो बहुत ज़्यादा गहरी थी। ठीक है। 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म के राजधर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी थी। अगस्टस के शासनकाल में 75 लाख की आबादी में 30 लाख क्या थे, दास थे। दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। दासों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। उच्च वर्ग द्वारा दासों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। दास प्रजनन को बढ़ाना, ठीक है। दास श्रम के महंगे होने की वजह से वेतनभोगी मजदूरों का प्रयोग होने लगा था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता थी, लोग जो है पैसे जो ऋणी हो जाते थे। श्रम निरीक्षण एक आम धारणा बन गई थी। उसके बाद जो श्रम का प्रबंधन है, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा गया है कि उक्त कथन के आधार पर रोम समाज में दासों की दशा हमने बता दी तथा श्रम प्रबंधन की युक्ति, उस समय जो श्रम प्रबंधन है वो कैसे किया जाता था वो भी आपको साथ में बताना है। तो इसमें देखिए, श्रम प्रबंधन कैसे किया जाता था। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर विशेष ध्यान दिया। कोलुमेला ने जमींदारों से सिफारिश की कि उत्पादन लगातार बढ़ाने के लिए दुगनी संख्या में उपकरणों और औजारों को क्या किया जाए, सुरक्षित रखा जाए। मुक्त और दास दोनों प्रकार के श्रमिकों पर नियंत्रण किया गया। श्रम प्रबंधन के लिए निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को छोटे छोटे दलों में विभाजित कर दिया गया। कोलुमेला के अनुसार 10-10 लोगों का समूह होना चाहिए और दासों को पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था और कामगारों जो थे कामगार, उनको स्किन पे वो दागा भी जाता था, ठीक है, निशान बनाए जाते थे। तो ये इस तरह से जो श्रम है उसका प्रबंधन उस समय किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, चंगेज़ खान की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया की स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। कथन की पुष्टि करते हुए चंगेज़ खान के जीवन वृत्त के बारे में बताना है और उसका जो सैन्य प्रबंधन था वो किस तरह से था वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि चंगेज़ खान का जीवन वृत्त देखेंगे। चंगेज़ खान का जन्म 1162 में मंगोलिया में हुआ। उनका प्रारंभिक नाम जो है वो क्या था, तेमुजिन। अपने पिता के हत्यारे थे, शक्तिशाली थे और कैराइट के विरुद्ध उन्होंने युद्ध छेड़ा था। 1203 में आग खान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। 1206 में शक्तिशाली जमुगा को परास्त करके स्टेपी क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति वो बन गया था। कुरिलताई द्वारा चंगेज़ खान को समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि दी गई और मंगोल महानायक घोषित किया गया था। सशक्त और अनुशासित सैन्य शक्ति जो है उनके पास थी। 1209 में सीसिया लोगों को उन्होंने परास्त किया था। 1213 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हुआ था। 1215 में पीकिंग नगर को लूटा था। अपने जीवन के अधिकांश भागों को युद्ध में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज़ खान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उनका आधे से ज़्यादा जीवन जो है वो युद्ध में ही गया। उसके बाद सैन्य प्रबंधन उनका कैसा था वो आपको बताना है। तो सैन्य प्रबंधन में कुशल जो है उनकी सेना में घुड़सवार थे। सेना में तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था। सशक्त एवं अनुशासित सैनिक शक्ति थी। घेराबंदी यंत्र थे, नेफ्ता बमबारी। नवीन सैनिक इकाइयों का निर्माण किया गया। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी जो है वो क्या कहलाती थी, तो तुमन कहलाती थी। फुर्तीली हरकारा पद्धति संचार को सुगम बनाने के लिए 4 पुत्रों के अधीन नवीन सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा गया, नोयान कहा गया। और मौसम की जानकारी, तो ये इसके इंपॉर्टेंट जो है बुलेट पॉइंट्स हो जाएंगे, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है अथवा में, आज स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान बनाने जा रहे मंगोलिया में चंगेज़ खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। ठीक है, यानी जो चंगेज़ खान थे उनको एक आराध्य व्यक्ति कहा गया है, उनको पूजनीय व्यक्ति कहा गया है, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र को पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। तो ये जो ऊपर कथन कहा गया है, इसके आधार पर विश्व इतिहास में चंगेज़ खान और मंगोलों का जो स्थान है
उसकी जो परख है वो आपको करनी है। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या रहेगा। तो चंगेज़ खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है। तो मंगोलों के लिए चंगेज़ खान जो है वो क्या थे, एक महान शासक थे, इसीलिए उनको पूजनीय कहा गया है। पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनकर मंगोल यायावरों को संगठित किया। चीनियों द्वारा शोषण से क्या दिलाई, मुक्ति दिलाई। व्यापार के माध्यम से पारंपरिक रास्तों और बाजारों को क्या किया गया, पुनर्गठित किया। उसकी जनता विजातीय, बहुभाषी, निर्जातीय, बहुधार्मिक थी। लंबी चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों को क्या किया, समाप्त किया गया। एक महत्वाकांक्षी तथा प्रेरणा स्रोत शासक जिसने समुदाय में बटे लोगों को क्या किया, उन्होंने परिसंघ बनाया। तैमूर ने स्वयं को स्वतंत्र तथा संप्रभु घोषित करने के लिए चंगेज़ खान परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। मंगोलिया रूसी नियंत्रण मुक्ति के बाद चंगेज़ खान को एक राष्ट्रनायक मानता है और चंगेज़ खान का सार्वजनिक सम्मान किया गया। चंगेज़ खान एक आराध्य व्यक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बुलेट पॉइंट हो जाएंगे, जहाँ से आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 4 मार्क्स में आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स बना के। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका 1867 से 1867-68 में जापान में होने वाली मेजी पुनर्स्थापन के प्रमुख कारण और परिणाम। 4 नंबर में आपको कारण बताने हैं। मेजी जो पुनर्स्थापन हुआ तो उसके कारण क्या रहे और उसके बाद उसके परिणाम क्या रहे, 4 नंबर में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कारण क्या रहे इसके। ठीक है, तो मेजी पुनर्स्थापन के कारण क्या थे। 1967-68 में तोकुगावा वंश को हटाया जाना और मेजी वंश का सत्तारूढ़ होना और एक प्रबुद्ध शासन की स्थापना मेजी पुनर्स्थापन कहलाता है। कारण क्या रहेंगे, देश में कई तरह का असंतोष था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक शब्दों की मांग, कोमोडोर मैथ्यू पेरी का आगमन तथा अमेरिका के साथ व्यापारिक और राजनयिक संबंध माना, सामाजिक और बौद्धिक बदलाव, ये इसके आंसर हो जाएंगे। परिणाम देखेंगे। परिणाम में मेजियों का जो है क्या रहा, मेजियों का सत्ता में आना, नवीन सांसद डाइट का निर्माण, कृषि पर कर लगाना, जापान में रेलवे लाइन बिछाना, वस्त्र उद्योगों के लिए मशीनों का आयात, मजदूरों का विदेशी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था, कंपनियों को कर में छूट और सब्सिडी देना, विद्यालयी व्यवस्था में बदलाव, आधुनिक विचारों पर जोर, राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर क्या किया गया, नियंत्रण जो है किया गया। माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। पारंपरिक कौशल और प्रथाओं का प्रयोग किया गया। फुको के हरे का नारा जो है यानी समृद्ध देश और मजबूत सेना, ये दिया गया। क्लियर, तो ये सारे इसके आंसर हो जाएगा, बुलेट पॉइंट्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है 1911 ईस्वी में चीन में माचू साम्राज्य का खात्मा और गणतंत्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल का संकेत था। तो माचू साम्राज्य का खात्मा हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई, तो ये एक महत्वपूर्ण क्या था, परिवर्तन काल का जो है परिवर्तनकारी काल का संकेत था। इस संदर्भ में डॉक्टर सन यात सन, ठीक है, उनकी भूमिका का वर्णन करते हुए, तो सन यात सन की क्या भूमिका थी, चीन में आने वाले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों की व्याख्या करनी है। इनकी एक तो सन यात सन की भूमिका बतानी है इसमें, और उसके बाद चीन में जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए उसकी व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है। तो आंसर देखेंगे। 1911 में मोचू वंश की स्थापना तथा सन यात सन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, सन यात सन जो है आधुनिक चीन के संस्थापक हैं। 3 सिद्धांत सिन मिन चुई हैं, अर्थात 3 सिद्धांत कौन से हैं, सिन मिन चुई, यानी राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। राष्ट्रवाद माचू वंश को सत्ता से हटाना और अन्य साम्यवादियों को भी हटाना, गणतंत्र की स्थापना, और जो तीसरा बच गया समाजवाद, समाजवाद पूंजी का नियमन और भू स्वामित्व में बराबरी। ठीक है, उसके बाद चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र तथा राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई। 1911 की क्रांति के बाद आए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव वो कौन कौन से थे, तो ये जो है सेकंड आपका हो जाएगा पार्ट।
लेखन में एक भाषा का इस्तेमाल और पैर बांधने की प्रथा, औरतों की अधीनस्था को खात्मा, शादी में बराबरी, गरीबी खत्म करने और आर्थिक बराबरी की बात कही गई। कपड़ा, खाना, घर तथा परिवहन 4 बड़ी जरूरतों का जो है उनका रेखांकन किया गया। सुन यात सेन के बाद चियांग काई शेक ने कुओमिंतांग की बागडोर संभाली तथा साम्यवादियों का क्या किया, खात्मा किया। ठीक है। कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत तथा राष्ट्र का क्या किया गया, सैन्यकरण। महिलाओं के 4 गुण सतीत्व, रूप, रंग, वाणी और काम की महत्ता को महत्व दिया गया। औद्योगिक विकास जो है उस समय धीमा था। नगण्य शहरी, व्यापारी और दुकानदार होते थे। ठीक है। उसके बाद महिलाओं को, ये रिपीट हो गया है, महिलाओं को कम वेतन और काम के घंटे ज़्यादा काम करने की परिस्थितियाँ बहुत खराब। सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल तथा विश्वविद्यालय का प्रसार हुआ। 1902 में पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना और पत्रकारिता जो है उस समय बहुत ज़्यादा फली फूली। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको खंड घ दिया गया है, स्रोत आधारित प्रश्न रहेंगे। इसमें जो है आपको यहाँ पर स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। 3000 ईस्वी पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमर के तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और भौं में क्रमशः नीले लाजवर्द और सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों को इसकी सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। तो उरुक नगर में पाया गया स्त्री का मूर्ति का यह सिर जो है वो कब बनाया गया, तो 3000 ईस्वी पूर्व बनाया गया। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड देखिए, इसकी आंखें भौहें को बनाने के लिए किन पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो स्त्री का यह सिर एक जो है पूछा आंखें और भौहें, तो इसकी आंखें और भौहें में क्रमशः नीले लाज और सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई से बनाया गया। जो जड़ाई से बनाया गया ये आप कर सकते हो, जड़ाई से बनाया गया ये लिख सकते हो। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, दिया गया है। यहाँ से भी आप लिख सकते हो आंखों तथा भौहों को क्रमशः नीले लाजवर्द, सफ़ेद सीपी और डामर से बनाया गया होगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, वार का शीर्ष मूर्ति कला का एक प्रसिद्ध विश्व नमूना क्यों माना जाता है। ठीक है। तो क्योंकि इसकी प्रशंसा, इसकी बनावट के लिए प्रशंसा की जाती है और एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी दूर से क्या किया होगा, लाना पड़ा होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32। स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। यहाँ से उसके बाद पूछा गया है सेंट बेनिक्टिन मठ जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था, वो किया गया था इटली में। सेकंड देखिए, जो भिक्षु मठों में न रहकर परंतु घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें फ्रायर कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, फ्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है हमें, तीसरा है, आलस्य को समाप्त करने के लिए भिक्षु तथा भिक्षुणियों को क्या प्रयास करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो क्या प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो निश्चित समय में शारीरिक श्रम तथा निश्चित घंटों में पवित्र पाठ जो है वो करना चाहिए। क्लियर है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 33। स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आप इसको पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ द प्रिंस, ग्रंथ का नाम क्या है, द प्रिंस के 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं। काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें तो उन्हें केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में है। मैं ये कहता हूँ कि जब भी मनुष्य के बारे में चर्चा होती है तो इसमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे अपनी प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। उदाहरण के लिए कुछ को दानी माना जाता है तथा अन्य को कंजूस। ठीक है। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो निकोलो मैकियावेली ने किस ग्रंथ में मनुष्य के स्वभाव के विषय में वर्णन किया है। तो हमने अभी भी ऊपर देखा किसमें किया है, द प्रिंस में किया है उन्होंने। मनुष्य के कौन से क्रियाकलाप उन्हें प्रशंसा और निंदा का पात्र बनाते हैं। कोई 2 आपको लिखने, तो अभी बहुत सारे ऊपर दिए गए हैं। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हो कि कोई तो दानी है, कोई कंजूस है, कोई निर्दयी है, तो कोई दयालु है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मैकियावेली के कथनानुसार सभी मनुष्य बुरे क्यों हैं। तो सभी मनुष्य क्यों बुरे हैं, क्योंकि मनुष्य बुरे होते हैं उनके अनुसार क्योंकि वे अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए तत्पर रहते हैं।
मनुष्य की कुछ इच्छाएं जो है वो अपूर्ण रह जाती हैं तथा वे समस्त कार्यों में अपना ही स्वार्थ देखते हैं, इसलिए उन्होंने सभी मनुष्यों को बुरा बताया है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों को दिखाना है और नाम भी लिखने हैं। तो डार्विन आप दिखा देंगे इसमें कि जो डार्विन है वो कहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है डार्विन हो जाएगा। ठीक है, डार्विन। उसके बाद है एडिलेड। एडिलेड जो है वो कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर जो है आप इसको अंकित कर देंगे, एडिलेड। ठीक है, उसके बाद है सिडनी अथवा पर्थ। तो पर्थ अथवा सिडनी यहाँ पर अंकित कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये पर्थ हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला जो दिया गया है सिडनी। सिडनी कहाँ हो जाएगा, सिडनी आप यहाँ पर दिखा देंगे, ये क्या हो जाएगा, सिडनी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला दिया गया है इटली के दिए गए मानचित्र में पुनर्जागरण कालीन 2 नगर दिखाए गए हैं। तो जो 2 नगर हैं आपको क्या करना है, उन्हें अंकित करना है, पहचान करना है और नीचे खींची गई रेखाओं पर सही नाम लिखना है। तो ए जो दिखाया गया है ये क्या है, तो ये जेनेवा है। क्या हो जाएगा, जेनेवा। और दूसरा क्या है, ये बी जो है ये क्या हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बाकी आगे आपको यहाँ पर दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए दिए गए हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के जो है कितने समुदाय थे, तो मूल निवासियों के 350 से 250 जो है क्या थे, समुदाय थे। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासी मुख्यतः कहाँ से आए थे, तो न्यू गिनी से आए थे। कहाँ से आए थे, न्यू गिनी से। उसके बाद है ऑस्ट्रल शब्द का क्या अर्थ है, तो ऑस्ट्रल शब्द का अर्थ क्या है, दक्षिणी है। क्या हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरबी भाषा में प्लेटो को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि अरबी भाषा में प्लेटो को क्या कहा जाता था। और दी पाइटा नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे, तो इसके मूर्तिकार कौन थे, माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो जो है वो इसके मूर्तिकार थे। तो यहाँ से आई होप आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।